Hello everyone, welcome back. This is here Jogendra Kumar from Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and ABM's Medical College. In this video, I discuss about the amount of DNA and the number of chromosome in meiosis first and meiosis second. Because in our last video, we discuss about the interphase and mitosis, what is the amount of DNA and what is the number of chromosome. But this is the important, okay? क्योंकि नीट में हमेशा आपका जो क्वेश्चन बनता है किससे, मियोसिस फर्स्ट से और मियोसिस सेकंड और मियोसिस से या माइटोसिस से, तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में और क्रोमोजोम के बारे में, मैं उसके बारे में आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने जब मियोसिस के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको बताया था कि मियोसिस बेसिकली इज 3 टाइप: द जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस. After it, I detail about the meiosis first and meiosis second. But before meiosis first and meiosis second, what is happen and what is happening, we detail here. Okay. In G1 phase, let हमने अज्यूम किया कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, सपोज वी लेट इट इज 18. ओके, हमने सपोज कर लिया. बट मैंने यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमें पता चल गया. सेकंड मैंने बोला कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करूँ, अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज 2C. ये हमने जीवन के अंदर बात किया. अगर सेम थिंग मैं आफ्टर एस फेज के बाद बात करूं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में होगा कि द अमाउंट ऑफ, यानी नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करते हैं. तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज सेम, बिकॉज देयर इज अ नो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, बिकॉज इन अ एस फेज ओनली रेप्लिकेशन, या जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है. ओनली वहां पे क्या होता है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है. तो अमाउंट भी किसका बढ़ेगा? डीएनए बढ़ेगा. बट डीएनए एक्चुअली क्रोमोजोम में होता है. समझने के लिए क्या, अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. द अमाउंट ऑफ डीएनए is double. That means it is 2C. Let we written here that is a 4C. यानी after S phase the amount of DNA is double. In this phase, how, कैसे कहा कि क्रोमोजोम डबल नहीं हुए और ये डबल हो गया? तो इसके बारे में डिटेल करते हैं. सपोज करो ये क्रोमोजोम है. ओके, क्रोमोजोम हमेशा सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होता है. ये इसका सेंट्रोमियर है. और इसी क्रोमोजोम जो होता है हमारा, यानी जो डीएनए होता है, वो डीएनए क्या होता है? एक रैपिंग होती है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड की, मतलब न्यूक्लियोटाइड का काफ़ी सारे जब न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. तो उस टाइप से जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे इस पर कंबाइन कर जाता है. ये आपका अंदर में जो स्ट्रक्चर बना रहा है दैट इज योर डीएनए. ये हमारा डीएनए. अब इसमें ये क्रोमोजोम है, इसका अमाउंट डबल हो रहा है, यानी रेप्लिकेशन होगा. तो ये पहले मान लो सिंगल थ्रेड था, एक सिंगल थ्रेड थी, वह एक्चुअली डबल, मतलब ये क्या होती है? 2 थ्रेड होती हैं इन डीएनए. बट सपोज करो ये 2 थ्रेड से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 थ्रेड हो जाएंगे. किसके अंदर हो जाएंगे? इन ए सिंगल क्रोमोजोम. बट क्रोमोजोम तो डबल नहीं हुआ ना, तो क्रोमोजोम तो सेम रहेगा, बट अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. जो एक थ्रेड थी पहले, यानी 2 थ्रेड थी, जो एक सिंगल थ्रेड में जिनको मैं काउंट कर रहा हूँ, अब वो यहाँ पे एक दूसरी थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज कर जाता है. बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहता है. ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का नंबर सेम, बट इस क्रोमोजोम के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए दैट विल बी डबल आफ्टर एस फेज. ये हमने यहाँ पे बात किया. अब एस फेज के बाद बात करते हैं, कौन सा फेज आता है? G2 फेज. अब G2 फेज में क्या बात की जाएगी? अगर मुझसे नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा गया तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज सेम, दैट इज इन योर एस फेज, क्योंकि एस फेज के बाद G2 आता है. तो इसमें ये कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएगा. और अमाउंट अगर पूछा जाए, अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा जाए, तो वो भी कितना रहेगा? जो एस फेज में था वो कितना था? 4C. ये हमने बात कर लिया. आफ्टर G2 फेज द प्रोसेस इज कंटिन्यू. क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट आपने यहाँ पे देख लिया कि जो आपका लास्ट था G2 फेज, उस G2 फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात की जाती थी वो कितने थे? 18 थे. और
जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो 4c था। उसी बेसिस पे मियोसिस फर्स्ट को, जैसे आपने माइटोसिस के बारे में बात किया, मियोसिस फर्स्ट को क्लासिफाई किया गया है प्रोफेज फर्स्ट में, सेकेंड द मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड आता है एनाफेज फर्स्ट एंड लास्ट आता है दैट इज ए टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। सेम मियोसिस सेकेंड इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। इनमें इनको क्लासिफाई किया गया है। यानी ये मियोसिस भी 4 टाइप का और मियोसिस फर्स्ट भी 4 टाइप का और मियोसिस सेकंड भी 4 टाइप का। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोफेज है, जिसकी हम डिटेल करेंगे, जो पीएमटी में हमेशा जिससे क्वेश्चन किया जाता है। मैं उसको बहुत अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और वही मुझे इसके बारे में बताना है। बट फिलहाल जो पीएमटी में हमेशा क्वेश्चन बनता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड में, इनके अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, जिसके बारे में आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो है क्या, तो हम डिटेल करते हैं अब इसी बारे में कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्रोफेज फर्स्ट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोफेज फर्स्ट। तो पहले आपने लास्ट G2 के बारे में देखा कि G2 के अंदर जो नंबर की बात करी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कितने थे, 18 थे। और उसी के अमाउंट की अगर बात किया जाए डीएनए की, तो वो कितने हो गए थे, 4c। यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जो नेक्स्ट फेज आता है आपका वो क्या आता है प्रोफेज फर्स्ट। मुझे इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। प्रोफेज फर्स्ट से पहले जब आप प्रोफेज के बारे में डिटेल करते हो, सिर्फ प्रोफेज के बारे में, तो मैं वही प्रोफेज से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। प्रोफेज का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अर्ली प्रोफेज का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज योर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिंपल चीज़ है, अगर मैं अपनी स्क्रीन से एक छोटी सी सेल को लेता हूँ, एक स्मॉल सेल को ले लिया, ये स्मॉल सेल, उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस है सपोज। अब यानी ये सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या पाया जाएगा, आपका क्रोमेटिड पाया जाता है, क्रोमेटीन पाई जाती है, जो एक थ्रेड की फॉर्म में होती है। ये देखो एक उलझन भरा है, आसपास में सेल के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दैट विल बी प्रेजेंट एट द पोल ऑफ वन साइड। ये जो पोल है एक साइड का, इस पोल पे प्रेजेंट होता है। एक होता है वेजिनल पोल और एक होता है एनिमल पोल, बट हमें उन पोल की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एक मैंने ये बनाया, 2 यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, एक ये रहा, एक और सेंट्रोमियर ये रहा। 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेंट्रोमियर के आसपास से कुछ एस्टर रेज निकल रही होती हैं। क्या, एस्टर रेज। ये है आपके पास सेंट्रोमियर, और इन सेंट्रोमियर में जो 2 सेंट्रोमियर हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। 2 सेंट्रोमियर होते हैं जो एक दूसरे के, यानी सेंट्रियोल जो होते हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, ऐसे परपेंडिकुलर का साइन बनाते हैं ना मैथ के अंदर, तो यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रियोल को। और जो यहाँ पे रेस से निकल रही है, इन रेस को बोला जाता है एस्टर। क्या बोला गया है, एस्टर बोला गया है। अब ये होता क्या है, ये अर्ली प्रोफेज में आपको जो आपका डीएनए होता है, इसमें इस डीएनए के, यानी जो आपकी क्रोमेटिन है, ये क्या है कि एक ऊन के जो मंजा होता है वो गुंजल सा हो जाता है, ये उसके टाइप से क्रोमेटिड दिखती है। ये क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है। इस क्रोमेटिन के पास ये क्या है, आपके पास सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट है। अब होता क्या है, अर्ली प्रोफेज में ये इसके पास जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, इंटैक्ट रहती है, बनी रहती है, उसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होता। ये मैं कब बात कर रहा हूँ, जब मैं अर्ली प्रोफेज की बात करी, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, सेम इसके अंदर आपको सेंट्रोमियर एक पोजीशन पर लोकेटेड है, दोनों के दोनों, ठीक है। दूसरा क्रोमेटिन जो होता है वो एक क्या होता है, एक स्पायरन फॉर्म में होता है,
स्पाइरेन। स्पाइरेन मतलब क्या, जब आप किसी ऊन को, जो ऊन होती है उस ऊन को गुंजल सा बना देते हैं तो उससे एक जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड स्पाइरेन। ओके, उस फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब ये क्रोमेटिन जो कि एक स्पाइरेन फॉर्म में प्रेजेंट है, आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि जब ये अर्ली प्रोफेज से प्रोसीड कर रहा होता है किसकी ओर, लेट प्रोफेज की ओर, लेट प्रोफेज की ओर, तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो इसकी ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या करने लगती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है। देखो मैंने इसको तोड़ दिया। जब ये डिसइंटीग्रेट होने लगती है तो इसके जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोजोम शेप में आ जाती है। यानी किस टाइप से आ जाएगी, मैं वो स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको। ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ये न्यूक्लियस है, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो जो आपके इसके न्यूक्लियस के अंदर जो आपकी क्रोमेटिड थी वो अब एक न्यूक्लियस की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक क्रोमोजोम की फॉर्म में, ये क्रोमोजोम बनाया, ये दूसरा क्रोमोजोम बनाया, ये तीसरा क्रोमोजोम बनाया, और ये एक चौथा क्रोमोजोम बनाया, जो एक सेंटर पर एक सेंट्रोमियर से, यानी सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। इस टाइम पे ये जो आपके पास सेंट्रियोल है, यानी ये सेंट्रोमियर है, ये क्या करते हैं, दूसरे पोल की ओर मूव होना करते हैं, यानी अपोजिट पोल पे आ जाते हैं। एक इस पोल पे आएगा और एक इस पोल पे आ जाएगा। जब ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ जाएंगे तो एक न्यू फेज स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे इनकी लोकेशन यानी डिसलोकेट होते हैं। कौन, आपके पास जो ये क्रोमोजोम है, अब ये क्रोमेटिन नहीं रहे, अब ये क्रोमेटिन नहीं रहे, अब ये क्या बन गए, क्रोमोजोम बन गए। और क्रोमोजोम जो है ये अपनी जगह से डिसलोकेट करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, उस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। जो प्रोसीड करता है, अर्ली प्रोफेज के बाद आता है लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। अब उस मेटाफेज में क्या हुआ तो हम उसके बारे में डिटेल करते हैं। मेटाफेज में अब इस लेट प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज। उस मेटाफेज में क्या होगा वो देखते हैं। तो मेटाफेज में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके क्रोमोजोम होते हैं, मैंने सपोज करो यहाँ पे दो सेंट्रियोल बनाए थे, मैंने सपोज करो कि ये एक इस पोल पे गया और एक इस पोल पे गया, मैं ऐसा बना देता हूँ ना। तो एक सेंट्रियोल ये रहा, इससे एस्टर रेज निकल रही होती हैं। एक सेंट्रियोल जो है वो ये रहा, ये दो अपोजिट पोल पे आ गए दोनों के दोनों। इन एस्टर रेज से क्या होता है, कुछ जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अराइज करते हैं। एस्टर रेज यानी जो स्पिंडल ये होते हैं आपके पास, इनसे क्या है, स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं और वो स्पिंडल फाइबर मूव करते हैं अपोजिट, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो मूव करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम है ये कहाँ पे आ गया, दैट रीजन इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। इसको मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। मैंने बोला कि जब दो सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे आ गए तो इस कंडीशन में यहां पर ये स्ट्रक्चर देखें, जो पहले कहां पे थे, सेंटर में थे, अब वो कहां पे आ गए, पेरीफेरी पे आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि यहां पर जो ये फाइबर है, सॉरी जो ये सेंट्रियोल है, जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। और वो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इनको अडहेर करके रखते हैं, चिपका के रखते हैं एक दूसरे से। तो ये इस टाइप से दिखते हैं आपको, ठीक है। ये अटैच्ड हो गए। ये किस रीजन में लोकेटेड है, मेटाफेज फेज में एक मेटाफेजिक प्लेट बनती है जो सेंटर में ये रीजन होता है। इस रीजन में आके ये क्या करता है, लोकेटेड कर जाते हैं। और किसकी वजह से होता है, यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये थ्रेड लाइक जो डॉटेड डॉटेड है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। इन स्पिंडल फाइबर की वजह से ये अपने अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड हैं। अब इस स्पिंडल फाइबर की प्रेजेंस में मैं भी प्रोफेज बता रहा हूँ, मैं प्रोफेज फर्स्ट नहीं बता रहा, मैं मियोसिस फर्स्ट में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं माइटोसिस के ही कुछ फेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में थोड़ा, क्योंकि उसी के बाद आप मियोसिस फर्स्ट को और सेकंड को समझ पाओगे, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही मेटाफेज पे आते हैं तो मेटाफेज के बाद एक न्यू फेज स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड राइट हियर, दैट इज एनाफेज। अब जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होता है तो उस एनाफेज फेज में होता क्या है, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक सेल मेम्ब्रेन बनाई। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर को बेसिकली क्या, आपने लास्ट क्या पढ़ा था कि मेटाफेज में
इस मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोजोम लोकेटेड होते हैं। बट इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास क्या बनाया मैंने, सेंट्रियोल बनाया है, ये मैंने सेंट्रियोल बना दिए। इन सेंट्रियोल से एस्टर निकल रहा होता है, एस्टर रेज बोलते हैं इनको। ये एस्टर रेज क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें हुआ क्या कि जब इस सेंट्रियोल से एस्टर रेज निकली तो क्रोमोजोम जो थे यहाँ पे, जो सेंट्रल पे लोकेटेड थे, अब वो मूव कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो देखें। अब क्रोमोजोम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड दी पोल। ये क्रोमोजोम है, ये मूव कर रहा है किधर की साइड, टुवर्ड दी पोल। कौन सा मूव कर रहा है, ये एक सिंगल क्रोमोजोम देखो, ये देखो, ये क्रोमोजोम है, ये कंप्लीट क्रोमोजोम है। अगर ये क्रोमोजोम जब स्प्लिट करता है, जिसको मैं बोल दिया कि ये पेरेंटल क्रोमोजोम है, ये पेरेंटल क्रोमोजोम है। जब पेरेंटल क्रोमोजोम स्प्लिट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, याद रखें, वो फॉर्मेशन करता है डॉटर क्रोमोजोम का। यानी दो थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ तो डॉटर क्रोमोजोम बन जाएगी। अब डॉटर क्रोमोजोम बन जाएगी तो ये मैंने क्या बोला अब इस फेज में कि एनाफेजिक फेज में डॉटर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता। तो डॉटर क्रोमोजोम यानी एक सिंगल ऐसा जो क्रोमोजोम बना हुआ था वो स्प्लिट करके आधा ऊपर गया और आधा किस डायरेक्शन में आ जाता है, इस डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे दो क्रोमोजोम बनाए थे, तो उन दो क्रोमोजोम में से एक क्रोमोजोम, हमेशा याद रखें, जो सेंट्रियोल की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड दी पोल होती है, और ये जो इसकी आर्म होती है ये बिहाइंड दी दैट डायरेक्शन होती है। तो ये फिर से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया। सेम यही यहाँ पे होगा, क्रोमोजोम इस डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें सेंट्रियोल टुवर्ड दी पोल है, ये सेंट्रियोल है, टुवर्ड दी पोल है, और बाकी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या था, ये सिस्टर क्रोमेटिड दो फेज में टूट गई। तो यहाँ पे देखो, मैं बात कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ डीएनए, ये हमने उनमें बात करी थी वहाँ पे। तो सेम कंडीशन में आ गया, आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में भी एक्सप्लेन करूंगा, डायग्रामेटिकली हम इनके बारे में एक एक डिटेल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँ तो उसको समझे। देखो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करूँ तो पहले क्रोमोजोम लेट स्टार्टिंग में इसमें 18 मान लिए, इसमें 4C मान लिए, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक डाउन करके ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे तो एक और सिस्टर क्या बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 से ये क्या हो गया, 4 हो गए। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे इन एनाफेज फेज। एनाफेज फेज के अंदर कितने हो जाएंगे, 36 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट तो सेम ही रहेगा। अमाउंट उनके अंदर थोड़ी कोई चेंज हो जाएगा, तो वो 4C ही रहेगा। अब इसके बाद जस्ट मैं बात करना चाहूँगा, ये आपको ये और डिटेल करूँगा मैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर, ओके। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बोल गए। दूसरा लास्ट फेज जो स्टार्ट करते हैं, द लास्ट फेज आफ्टर द एनाफेज, दैट इज टेलोफेज। अब टेलोफेज के बाद जो लास्ट फेज बचता है वो बचता है टेलोफेज। उस टेलोफेज में हुआ क्या, हम वो देख लेते हैं। टेलोफेज में ये हुआ कि ये जो सेल है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जब यहाँ से क्रोमोजोम मूव कर रहे थे, जो डॉटर क्रोमोजोम थे वो किधर की ओर मूव कर रहे थे, सेंट्रियोल की ओर। जैसे सेंट्रियोल की तरफ मूव करे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, एक प्रॉपर क्रोमोजोम यहाँ पे लोकेटेड हो जाएंगे, ये आगे मैंने ये क्रोमोजोम बना दिए। जब प्रॉपरली लोकेटेड हो गए, किस रीजन में लोकेटेड हो गए, टुवर्ड द पोल, अपने पोल की डायरेक्शन में लोकेटेड हो गए। तो उस टाइम पे ये पोल के आसपास फिर से रिफॉर्म होती है। क्या रिफॉर्म होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोजोम के आसपास किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होता है अराउंड दिस। अब जब इसके अंदर यहाँ फॉर्मेशन होता है तो अब ये क्या हो गया, टेलोफेज हो गया। आफ्टर टेलोफेज साइटोकाइनेसिस प्रिफर होती है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। यानी इस फेज में क्या बोला, फर्स्ट क्या किया आपने, माइटोसिस में अर्ली प्रोफेज से टेलोफेज तक हमने क्या किया, न्यूक्लियस का डिवीजन किया पहले। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो फिर साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। और साइटोकाइनेसिस को बेसिकली दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है कि एनिमल में फुर्रो का फॉर्मेशन होता है और प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, जब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी, क्योंकि ये हमने अभी एक्स्ट्रा अमाउंट में डिटेल कर रहे हैं। जब एनसीईआरटी की एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सिर्फ वन शॉट पे वर्क होगा और सिंगल शॉट में आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, वहाँ पे डिटेल की जाएगी उस पूरे चैप्टर की।
उसमें वहां पे मैं साइटोकाइनेसिस को इसी वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर तो न्यूक्लियस का डिवीजन कर दिया, अब हम साइटोकाइनेसिस के डिवीजन करेंगे तो वो दो तरीके से होता है, और वो दो तरीका कौन सा होता है हम वहां पे उसके बारे में डिटेल करेंगे, दैट इज ए फुर्रो टाइप और सेल प्लेट का फॉर्मेशन। ओके, और हो सका तो मैं मियोसिस फर्स्ट में ही आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अब हम डिटेल करते हैं किसके बारे में, मियोसिस फर्स्ट के बारे में, दैट विल बी स्टार्ट हियर। तो मियोसिस फर्स्ट को क्लासिफाई किया था डिफरेंट ग्रुप में। तो पहला आपका क्या है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट की मैं डिटेल कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सबको मिटा देता हूं, ये सब आपने माना है, ये याद रखना है। यहाँ पे हम डिटेल कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी मैं एक एक फेज के बारे में डिटेल करूंगा। लास्ट आपने G2 फेज के अंदर क्या माना था, नंबर क्या माने थे, नंबर माने थे 18, और अमाउंट क्या हो गया था डीएनए का वहां पे 4C हो गया था। यह आपने लास्ट वीडियो में, और सॉरी इससे कुछ टाइम पहले आपने देखा था। अब ये इसके बाद जैसे ही G2 खत्म होता है, G2 के बाद शुरू हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज के बाद टेलोफेज फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट, लिखते हैं दोस्तों उसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट शुरू हो गया आपका, जो पीएमटी में हमेशा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप काटे ना इसको वीडियो को जगह जगह से, क्योंकि आप काट के अगर देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे यार क्या बकवास वीडियो बनाया इस बंदे ने, तो आप मुझे जज ना करें। फिर प्रोफेज के बारे में मैंने बात किया, प्रोफेज में सेम कंडीशन, प्रोफेज में हुआ क्या, ये प्रोफेज है, प्रोफेज में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वही क्रोमोसोम, अर्ली प्रोफेज फर्स्ट और लेट प्रोफेज फर्स्ट, वो हम डिटेल कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। अब इसमें क्रोमोसोम जो है, जो ये क्रोमेटिन है, ये इस टाइप से थ्रेड में पड़ा हुआ है, इसके यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी पे, यानी यहाँ पर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, वो बाद में डिसलोकेट करते हैं अपनी अलग अलग लोकेशन पे, जब ये क्रोमोसोम फॉर्म में लेट प्रोफेज में मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैंने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने पूछा, तो वो सेम ही रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा, क्यों, क्योंकि G2 फेज के बाद प्रोफेज फर्स्ट शुरू होता है, तो इसके अंदर तो कोई डिवीजन नहीं हुआ न्यूक्लियस का, कोई डॉटर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस टाइम पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, दैट इज 18 रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो 4C। ठीक है, अब हम इसके सेकंड फेज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन सेकंड फेज, व्हाट इज द सेकंड फेज नेम इज मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बारे में हम डिटेल करेंगे, तो सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है हम उसके बारे में डिटेल करते हैं। ये क्रोमोसोम है, सॉरी एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, मैंने इसको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं, मतलब इससे थोड़ी देर पहले वाले पोर्शन में मैंने इसको बताया था कि ये मेटाफिजिक प्लेट वाला पोर्शन है। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम है जो एक प्लेट वाले रीजन में अरेंज हो गए, ठीक है, ये इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम अरेंज हो गए। इन दोनों पोल्स पे प्रेजेंट होता है आपका क्या, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से एस्टर रेज निकल रही होती हैं, यहाँ सर यहाँ से कुछ एस्टर रेज निकल रही होती हैं, वो एस्टर रेज, ये एस्टर रेज हैं, ये एस्टर रेज ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर की वजह से ये अटैच्ड होते हैं, ये अटैच्ड हैं, स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये अटैच्ड हैं एक दूसरे से। किस पोर्शन पे अटैच्ड हैं, तो इस रीजन को बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोला गया, मेटाफेजिक प्लेट बोला गया। अब यहाँ पे मैंने पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस एक क्रोमेटिड से, क्योंकि लेट प्रोफेज में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, बट वो सेंटर पे लोकेटेड होते हैं। बट जैसे ही मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज पे कहाँ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट वाले रीजन में वो लोकेट हो जाते हैं, यानी इस टाइप से यहाँ पे लोकेटेड हो गए। तो इसमें कोई चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो भी कितना रहेगा, 18 रहेगा, और अमाउंट और डीएनए की बात करें तो वो भी कितना रह जाएगा, 4C रह जाएगा। जस्ट इसके बाद मैं बात करता हूं आपके पास एनाफेज के बारे में, ठीक है। अब हमने किसके बारे में बात करा, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद थर्ड कौन शुरू हो जाएगा आपका, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या हुआ वो देख लेते हैं, एनाफेज फर्स्ट, नॉट एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है,
इस सेल मेम्ब्रेन में जो मेटाफिजिक प्लेट पे आपने देखा था क्रोमोजोम है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो जो मेटाफिजिक प्लेट पे, इस मेटाफिजिक प्लेट पे जब क्रोमोजोम अलाइंड थे, यहाँ पे लोकेटेड थे, बाद में वो मूव करते हैं टूवर्ड द पोल, वो पोल की ओर मूव करना शुरू करेंगे। तो पोल की ओर मूव करने के लिए एक तो ये दो तरीके से मूवमेंट होता है। मैंने बोला कि ये क्रोमोजोम है, सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है, तो मैंने बोला ये पेरेंटल क्रोमोजोम है। कौन सा वाला क्रोमोजोम है, पेरेंटल क्रोमोजोम है। अगर इस पेरेंटल क्रोमोजोम में डिवीजन हो जाए, कहाँ पे हो जाए, सेंट्रोमियर पे डिवीजन हो जाए, तो ये दो डॉटर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है, एक डॉटर क्रोमेटिड एंड दूसरी डॉटर क्रोमेटिड, जिसकी वजह से बाद में नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट विल बी इंक्रीज, बिकॉज डॉटर क्रोमेटिड तो ये ब्रेक डाउन करगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो जाएगा। बट इस फेज में पेरेंटल में ये क्या है, DAUGSTER, डॉटर क्रोमोजोम, ये डॉटर क्रोमोजोम है। अब डॉटर क्रोमोजोम में मैंने बोला कि ये स्प्लिट कर गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। 8 थे तो 16 हो जाएंगे, 16 थे तो 32 हो जाएंगे, 32 थे तो 64 हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब ये सेंट्रोमेयर से डिसोसिएट हो जाए, यानी सेंट्रोमेयर उसका क्या हो जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। बट इंपॉर्टेंट है, PMT का क्वेश्चन रह चुका है, इन द एनाफेज फर्स्ट there is no change in number of chromosome and amount of DNA. Why? Because this parental DNA totally shift toward the pole. ये जो पेरेंटल क्रोमोजोम होता है, ये किधर की साइड मूव करता है, कंप्लीट मूव करता है। देखो मैंने पूरा का पूरा बनाया, ये रहा, मैंने दो आर्म नहीं बनाई, मैंने यहाँ पे 4 आर्म बनाई है। ये किधर की साइड मूव कर रहा है, टूवर्ड द पोल। मैंने फिर भी बनाया, देखो सेंट्रो में टूवर्ड द पोल बनाया है। ये किधर की साइड मूव कर रहा है, टूवर्ड द पोल। एक ये बना दिया मैंने, ये स्पिंडल फाइबर है। सेम इसी टाइप से ये मूव करा, आर्म बिहाइंड बैक डायरेक्शन में होता है हमेशा, ये एस्टर रेज होगी। तो आपने अब यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि इन एनाफेज फर्स्ट देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम and amount of DNA. Why? This is the most important. Why there is no change in? Because there is no division in parental chromosome. पेरेंटल क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर में कोई डिवीजन नहीं होता. That's why that will be no change in या not increase in amount of number of chromosome. That will be in a metaphase that is a 18 and amount will be 4C. तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 18 अमाउंट ऑफ ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड अमाउंट ऑफ DNA, जो कि कहाँ इंक्रीज करता है, सिर्फ एस फेज में, वो भी यहाँ पे सेम रहेगा. तो दोस्तों ये बहुत कंपेरेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एना फेज में आपने बात करी थी कि ये जो होते हैं डॉटर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, जिससे अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम अगर 18 था तो 36 हो जाएगा. किसमें? एना फेज में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा. बट इस फेज में क्या देख रहे हैं, एना फेज फर्स्ट में देयर इज नो चेंज. ओके, सेम रहता है. अब हम एना फेज फर्स्ट से मूव करते हैं आगे की ओर. वो क्या आ जाएगा आपका टेलोफेज. अब टेलोफेज फर्स्ट में क्या बात की जाएगी हम वो देख लेते हैं भाई. फोर्थ, दैट इज टेलोफेज फर्स्ट. टेलोफेज फर्स्ट में अब क्या होगा? अब सिंपल सी चीज है. टेलोफेज फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना. मैंने एक सेल बनाई, उस सेल में जब क्रोमोजोम शिफ्ट कर रहा था, किधर की डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था? पोल की डायरेक्शन में. यानी इस पोल की ओर क्रोमोजोम शिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फाइनली क्रोमोजोम यहाँ पे आ जाएगा. और फाइनली जब क्रोमोजोम यहाँ आ जाएगा तो उस टाइम पे होगा क्या कि इसके आसपास दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, दोबारा से सेंट्रियोल का गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिफरेंट टाइप के सेल्स ऑर्गेनल होते हैं, उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. कहाँ पर शुरू हो जाता है? तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी. अब मैं इसको थोड़ा सही से स्ट्रक्चर बना दूं आप फिर, ताकि अच्छे से समझ पाएं. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्रोमोजोम आता है तो वो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है. तो उस टाइम पे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फ्यूज होगी तो अर्ली प्रोफेज में स्ट्रक्चर याद करें किस टाइप में था? कुछ क्रोमेटिड टाइप का था. तो क्रोमोजोम अब बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? आपको ये दिख रहा है कि क्रोमोजोम अब लोकेटेड है इनसाइड द न्यूक्लियस.
ये क्रोमोजोम है, ये कहाँ लोकेटेड है, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे ही क्रोमोजोम पोल की डायरेक्शन में, ये पोल है, इस पोल पर जैसे ही क्रोमोजोम पहुंचा तो उसने क्या कर लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। ये कहां से मूव किया था, एनाफेजिक डायरेक्शन से, यानी पहले तो इस मेटाफेजिक प्लेट से जब मूव करना शुरू किया तो उसको बोला गया एनाफेज। एनाफेज से जब वो यहाँ पे लोकेटेड हो गया तो उसको बोलते हैं टेलोफेज। एनसीईआरटी के डायग्राम प्रेफर करने हैं दोस्तों, मैं वैसे जब एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करूंगा, वन शॉट में उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहाँ पे आप और अच्छे से उसको एक्सप्लेन डिटेल कर पाएंगे। वन शॉट या टू शॉट या जितने शॉट में करूंगा, लेकिन आपको डिटेल करूंगा उसको बहुत अच्छे से। बट टेलोफेज फर्स्ट में जैसे ये क्रोमोजोम इधर की साइड में मूव शिफ्ट कर गया, तो अब ये बताओ, जब ये यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा तो यहाँ पर ये मैंने बनाई है सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाई है मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन। और ये मैंने बनाई है इनसाइड, दैट इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बनाई है मैंने, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे दो बात हो जाएंगी। अगर मैंने कहा टेलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई और सेल मेम्ब्रेन तो है ही, जब मैंने इस पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, दोनों न्यूक्लियस आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इन सेल, अगर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा जाए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा जाए तो कितना होगा। पहले ये 18 था, ये 18 था, तो 18 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। क्यों? क्योंकि आधे इधर गए, आधे इधर गए, तो हम ये बोलते हैं। तो अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, तो सेल मेम्ब्रेन में आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है, क्यों? क्योंकि कंप्लीट क्रोमोजोम इधर गया, एक कंप्लीट क्रोमोजोम इधर आया, तो मतलब क्या है, हाफ हाफ क्रोमोजोम गए थे ना, तो 18 क्रोमोजोम इधर गया, नो सॉरी 9 क्रोमोजोम इधर गया और 9 क्रोमोजोम गया, तो देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट विल बी 18 इन नंबर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मैं अगर बात करूं, ये पूरी सेल के अंदर 9 क्रोमोजोम ये रहे, 9 क्रोमोजोम ये रहे, बट मैं अगर डीएनए की बात करूं इस पूरी सेल के अंदर, तो अमाउंट ऑफ डीएनए वो भी कितना रहेगा, 4C हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी यहाँ पे क्या है, 4C है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर मैं किसके अंदर बात कर ली मैंने, नंबर ऑफ क्रोमोजोम के अंदर, किसके अंदर बात करी थी मैंने, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज को याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम 18 है, तो आपको नंबर ऑफ क्रोमोजोम 18, यानी जो सेम स्टार्टिंग में था वो सेम रहेगा, बट अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो सेम। बट अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर ये बात करूं कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो देखो 9 इधर है, 9 इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 9। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज हाफ, बिकॉज एक न्यूक्लियस के अंदर दोनों तो बटेंगे ना। सिंपल सी चीज़ है, देखो यार, एक न्यूक्लियस ये बनाया मैंने, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जब भी डिवाइड करता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, हाफ आधा आधा हो जाएगा ना, ऐसे आधा आधा डिवाइड कर गया। तो देखो जब 18 इस पूरी सेल के अंदर, एक पूरे न्यूक्लियस के अंदर 18 थे, जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 9 इसके पास जाएंगे, 9 इसके पास जाएंगे, ये चीज़ ही तो था। तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर, एक पूरे न्यूक्लियस के अंदर से पहले जब दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हाफ हाफ, क्योंकि न्यूक्लियस का हमेशा इक्वल डिवीजन होता है। बट साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होती है। बट हमेशा याद रखें, न्यूक्लियस एक प्रॉपर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का हमेशा इक्वल डिवीजन होगा। अगर इक्वल नहीं हो तो फिर वही म्यूटेशन, जेनेटिक कंडीशन आती हैं, तो हम उसकी बात वहाँ पे करते हैं। बट मैंने अगर न्यूक्लियस के अंदर आपसे नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा तो कितने, 9 है। अगर मैं अमाउंट ऑफ डीएनए पूछता हूँ, अमाउंट ऑफ डीएनए इन टेलोफेज के न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, 2C, यानी हाफ हो जाएगा। ये चीज़ हमने बात करी किसके अंदर, टेलोफेज के अंदर। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साइटोकाइनेसिस के बारे में, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस टेलोफेज में आपने लास्ट क्या पढ़ा, टेलोफेज में फर्स्ट में दो कंडीशन आई, एक आई सेल के अंदर और दूसरी आई न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब जब सेल के अंदर आई तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो पूछा गया, नंबर ऑफ क्रोमोजोम और अमाउंट ऑफ डीएनए जो पूछा गया, तो ये दोनों की बात कर लेते हैं। अगर सेल के अंदर बात करता है तो वो कितना था, 18 था। अमाउंट की बात करते हैं तो वो 4C था। न्यूक्लियस के अंदर सिंपल सी चीज़ है, ये एक सेल है, उस सेल के अंदर एक कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड करेगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट में डिवाइड करेगा तो जितना अमाउंट इसके पास होगा, यानी क्या बोलते हैं, एक सेल के अंदर तो ये दोनों दोनों प्रेजेंट है। बट न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड करेगा, तो 9 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रह गया, एक 9 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रह जाएगा और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी
नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो गए और इसके अंदर भी हाफ हो गए, तो 9 हो गए। अमाउंट ऑफ डीएनए इसके अंदर आधा जाएगा और इसके अंदर भी आधा जाएगा, तो 2C दोनों जगह हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये हमने टेलोफेज में बात करा। अब इसी से आगे जस्ट मैं किसके बारे में बात करूंगा, साइटोकाइनेसिस की। क्यों साइटोकाइनेसिस की मैं यहीं पे आपसे डिटेल कर लेता हूँ थोड़ा, जब आप वीडियो देखेंगे वन शॉट वाली तो उसमें वहाँ पे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट, दैट इज साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में होता क्या है कि जैसे आपने बात किया कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा कि एक जो क्रोमोजोम है वो आपका यहाँ पे लोकेटेड आ गया, यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब साइटोकाइनेसिस से पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ा, यही। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया भाई, अब ये सेल है, अब सेल का डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा एनसीईआरटी में एक स्टार्टिंग में लाइन बताई थी कि कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यही तो मैं लाइन स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होता है, सेल का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, आधा न्यूक्लियस इधर गया, आधा न्यूक्लियस इधर गया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होगा, ठीक है। तो किस टाइप से होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बीच में ये साइटोकाइनेसिस बेसिकली 2 टाइप से होता है। अगर मैं एनिमल के अंदर बात करूँ, किन के अंदर, एनिमल्स के अंदर बात करूँ, तो इन एनिमल यहाँ पर फुर्रों का फॉर्मेशन होता है। किसका, फुर्रों का फॉर्मेशन होता है, फुर्रों का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का मतलब कैसे होगा वो बात करेंगे। फुर्रों का मतलब क्या होता है कि जो फुर्रो मतलब होता है ऐसे, जैसे डिप्रेशन, जैसे कोई गड्ढा, ये एक फ्लैट मेम्ब्रेन है, इस फ्लैट मेम्ब्रेन पे मैं उंगली टच करता हूँ तो ये अंदर की ओर धस जाएगी, ये थोड़ी अंदर की ओर धस गई, दिस इज कॉल्ड फुर्रो, दिस इज कॉल्ड फुर्रो, इसी को फुर्रो कहा जाता है। अब इस कंडीशन में हुआ क्या, वो चीज़ देखें यहाँ पे कि जब साइटोकाइनेसिस 2 टाइप से होता है, तो मैं पहले अब किसके बारे में बता दूं आपको, पहले फुर्रो के बारे में बता देता हूँ इस डायग्राम के अंदर। तो फुर्रो को देखें, जब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये किधर की डायरेक्शन में इन्वेजिनेट करेगी, टुवर्ड द सेंटर। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट विल बी इन्वेजिनेट टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर इन्वेजिनेट किया, और जैसे एक दूसरे को टच करती है तो टच करके यहाँ से क्या कर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो ये जो पोर्शन बना, दैट पोर्शन इज कॉल्ड फुर्रो, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड कर जाएगी, जब ये सेल डिवाइड कर जाएगी तो हर एक सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होगा। ये सेल के पास इसका न्यूक्लियस है, ये सेल के पास इसका न्यूक्लियस है, ये दोनों के दोनों क्या करके डिवाइड करके। तो यानी साइटोकाइनेसिस एक तो होता है फुर्रो टाइप से, जो किसके अंदर पाया गया, एनिमल में। ये पीएमटी का यही क्वेश्चन अपने आप में कि एनिमल के अंदर किस टाइप से साइटोकाइनेसिस होता था, बोलो फुर्रो टाइप से। और दूसरा, अगर मेरे से ये पूछा जाए कि प्लांट के अंदर किस टाइप से होगा, तो हम वो बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर आपसे पूछा जाए, प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसके अंदर होगा क्या, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर में गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल लोकेटेड होते हैं। ये सेल, ये यहाँ पे सेम जो आपका न्यूक्लियस है, क्रोमोजोम यहाँ लोकेटेड है, ये मैंने इसको ऐसे बना दिया है क्रोमोजोम को क्रोमेटिड फॉर्म में। अब ये जो यहाँ पर लोकेटेड है, आपका क्या लोकेटेड है, गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। कहाँ से, सेंटर टू टुवर्ड द पेरीफेरी, सेंटर टू टुवर्ड द, एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जो इसको डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में। अब इसने 2 पार्ट्स का फॉर्मेशन कर दिया तो ये 2 अलग हो गई, तो 2 सेल, फिर से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो जाता है एक आपका प्लांट के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस 2 टाइप से आपने पढ़ा, ठीक है। और ये इसकी डिटेल हम किस में करेंगे, आगे अपने एनसीईआरटी के 1 शॉट में जब बात करेंगे वहाँ पे इसके बारे में डिटेल करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ व्हाट इज द नंबर ऑफ डीएनए एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। जब मान लो सेल प्लेट बन गई, एक क्रोमोजोम सेल यहाँ आ गई, एक क्रोमोजोम की सेल यहाँ आ गई, मैंने अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करूंगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर कितना रह जाएगा, 4C ही रहेगा। सॉरी, इस एक सिंगल सेल के बारे में बात करूंगा साइटोकाइनेसिस के बाद। साइटोकाइनेसिस तो हो गया, तो एक सेल के बारे में बात करूंगा ना, दोनों सेल के बारे में बात नहीं करूंगा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 से रह जाएगा। और इसी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 18 रहेगा, वो सेम रहेगा।
18 नहीं 9, सेम नहीं रहेगा, आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि 9 ईयर है 9 ईयर है। तो जो सेल की पूरी की बात करेंगे तो डबल हो जाएगा सब कुछ, बट ये हाफ हो जाएगा। जैसे ही साइटोकाइनेसिस यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो मियोसिस मियोसिस सेकंड में इंटर करता है। कब करेगा? साइटोकाइनेसिस होने के बाद। तो इसके बीच में जो फेज आता है दैट फेज इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज अ फेज इन बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। क्यों? सॉरी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जो एनाफेज में अपसेंट था, एनाफेज में नहीं होता, इसलिए ये इंटरकाइनेसिस एक फेज यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है कि व्हाट इज द इंटरकाइनेसिस। आप याद रखें कि इट इज द फेज इन बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जस्ट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद इंटरकाइनेसिस हुआ। मियोसिस फर्स्ट के बाद इंटरकाइनेसिस हुआ, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया। अब मैं डिटेल कर रहा हूँ किसके बारे में? मियोसिस सेकंड के बारे में। अब दोस्तों मुझे इसमें बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने लास्ट 2 जरूरत देख ली है, बट मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ बनाऊंगा, ठीक है? सब जगह नहीं बनाऊंगा। अभी तक आपने 5 पॉइंट डिस्कस करते। छठा ये बना रहे हम किसके बारे में? प्रोफेज सेकंड के बारे में। प्रोफेज सेकंड में सेम वही कि अब सेल यहाँ सर ये डिवाइड करके आ गई, इस टाइप से था। सेम यहीं पे क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हुआ कि यहाँ पे जो क्रोमेटिड है ये हो गया, है ना? अब इसमें भी वही 2 फेज चलेंगे, अर्ली और लेट वाला। फिर से ये सेल, अब ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, दो एक ही सेल के अंदर 2 अलग अलग वो चल रहे हैं प्रोफेज सेकंड में। अब ये अलग हो गया। तो यहाँ पर अगर अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा जाए तो लास्ट वाले फेज में आपने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था 2C। मैं इस सिंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं। इसलिए पीएमटी में आप वर्ड याद रखना, आपसे सेल के अंदर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए, या फिर क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पूछ रहा है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट मेटाफेज में फिर से जब हम मेटाफेज सेकंड की ओर जाते हैं, मेटाफेज सेकंड की ओर, 7वां दैट इज मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड में हम किसके बारे में बात करेंगे वो देख लेते हैं। मेटाफेज सेकंड में होता क्या है कि जैसे मैंने एक क्रोमोजोम बनाया, ये एक सेल मेम्ब्रेन बनाया, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे हो गया। अब कुछ क्रोमोजोम इस वाले में मेटाफिजिक प्लेट पे लोकेटेड होंगे और कुछ इसमें भी लोकेटेड होंगे। हमने सोचा था कि डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको फिर भी डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं। तो इसका एक सेंट्रल यहाँ पे होगा, एक सेंट्रल इसका यहाँ पे होगा, इसका एक यहाँ पे होगा, इसका एक यहाँ पे होगा। तो उससे ये अरेंज होगा। एक दूसरा क्रोमोजोम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये इससे अरेंज है पोल से इस डायरेक्शन में। सेम यहाँ पर ऐसे कुछ होगा, ये इससे अरेंज है, ये इससे अरेंज है, ये कुछ इस टाइप से अरेंज है, दिख रहे हैं? तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि ये इसकी मेटाफिजिक प्लेट है, ये इसकी मेटाफिजिक प्लेट है। जिस मेटाफिजिक प्लेट पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कहाँ अलाइंड हो गए? मेटाफिजिक प्लेट पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट विल बी अलाइंड एट द मेटाफिजिक प्लेट। फिर से बोल रहा हूँ, इस पोल पे क्या लोकेटेड होता है? सेंट्रोल लोकेटेड होता है, यानी सेंट्रोमेयर लोकेटेड होता है, ठीक है? अब हम जस्ट बात करें इसके आगे वाले में कि इसके जस्ट आगे क्या होगा। तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा जाए तो अमाउंट ऑफ डीएनए कोई चेंज नहीं हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये अभी भी पैरेंटल क्रोमोजोम है, पैरेंटल क्रोमोजोम की वजह से कोई चेंज नहीं आया। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम में देयर इज नो इंप्रूवमेंट। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज सेम हियर, दैट इज ए 9, एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज सेम, दैट इज ए 2C। ये हमने बात करी। जस्ट इस फेज के बाद हम बात करेंगे किसकी? एनाफेज की, 8th दैट इज ए एनाफेज सेकंड। अब इस एनाफेज सेकंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने एनाफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसमें अब होगा क्या? इसमें बीच में तो प्लेट बनी हुई है एक, है ना, चाहे सेल्फ रो से बनी हो चाहे सेल्फ प्लेट का फॉर्मेशन हो। तो इसमें हुआ क्या? जो क्रोमोजोम है बीच में से, ये क्रोमोजोम था पैरेंटल क्रोमोजोम, पैरेंटल क्रोमोजोम बीच में से स्प्लिट कर जाएगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? डॉटर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करेगा। और डॉटर क्रोमोजोम अगर फॉर्मेशन होगा तो उससे अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम वो क्या है? इंक्रीज कर जाएंगे। तो टुवर्ड द पोल, ये पोल है, इस पोल की डायरेक्शन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये डॉटर क्रोमोजोम है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो होगा वहाँ पर डॉटर क्रोमोजोम मूव कर रहा है,
ये डॉटर क्रोमोजोम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। तो क्रोमोजोम जो मूव कर रहे हैं, क्रोमोजोम जो है वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, वो चीज देखें आप, ये देखें, ये टुवर्ड द पोल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टुवर्ड द पोल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब ये स्प्लिट कर गया, क्रोमोजोम जब स्प्लिट कर जाएगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए तो वही रहेगा जो 2C आप पढ़ते आ रहे हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो 9 थे वो फिर से कितने हो जाएंगे एक सेल के अंदर। ये एक सेल के अंदर बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर बात करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल सेल के अंदर, ये सॉरी ये पूरी एक सेल है, बट एक न्यूक्लियस के अंदर जो फिर से एक सेल का फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये एक अलग सेल है और ये एक अलग सेल है, दोनों सेल के अंदर हम अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे कहाँ पे, प्रोफेज और सॉरी एनाफेज सेकंड की बात होगी। अब इस एनाफेज सेकंड के बाद क्या होता है, टेलोफेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों, एक ये भी पोल पे जा रहा है, ये भी पोल पे जा रहा है। अब ये दोनों के दोनों की बात कर लेते हैं, डायग्राम को देखें, नोवे में टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड में हुआ क्या कि यहां पर एक क्रोमोटिड आ गई, यहाँ पर जो क्रोमोजोम आ जाएगा वो भी एक आ गया, यहाँ पर भी एक क्रोमोजोम आके एक क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा, गोल्गी बॉडीज का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल प्लेट तो यहाँ पे बनी हुई है। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, एक के अंदर फिर दो हो गए, एक के अंदर फिर से और हाफ हो गए। अब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी फिर किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है, ओके क्योंकि एक्चुअली ये सेल है पूरी, ये पूरी एक सेल है। इस पूरी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम की अगर आप बात करें तो हाफ हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ टेलोफेज के अंदर, यहाँ ध्यान दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा वैसे बोला तो, ये सेल है ना। अब मुझे सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम बताने, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने रहेंगे सेल के अंदर, 18 रहेंगे, क्योंकि पूरी सेल के अंदर स्टार्टिंग से हम 18 पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज 2C, वो ये इतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ये 9 था तो ये कितना रह जाएगा, 2C रह जाएगा। बट अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर इसी चीज़ की बात करूं तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर इन न्यूक्लियस जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएंगे, ये कितने, 4, तो 4 से इसको भाग कर दो 18 को, जो आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में। दूसरा अगर आपसे ये बात कर लिया, दूसरा यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करता तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C। ये एक न्यूक्लियस था, पहले इसके अंदर 2C अमाउंट था और इसके अंदर पहले कितने अमाउंट थे, 18 क्रोमोजोम हो गए थे। अब वो 18 क्रोमोजोम का इन 4 के हिसाब से तो हाफ कर देंगे, पहली चीज। दूसरा 2C का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक C इसके पास जाएगा, एक C इसके पास जाएगा। सिंपल सी चीज याद रखो, कोई भी क्रोमोजोम हो उसका अमाउंट कुछ भी हो, अगर न्यूक्लियस हमेशा डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस जब भी डिवाइड करेगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने से इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होता है, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें, ठीक है। अब लास्ट मेरे को बात करनी है साइटोकाइनेसिस सेकंड के बारे में, जो निट 2016 का क्वेश्चन था। साइटोकाइनेसिस सेकंड, ये 10वां पॉइंट है इसका। अब साइटोकाइनेसिस सेकंड में, अब साइटोकाइनेसिस होगा तो 4 सेल अलग अलग बन जाएंगे, ऐसे देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो गया, इस टाइप से कुछ बनेगा ना 4 सेल। तो इसमें अगर बोला जाएगा तो जो गैमेट्स हैं, गैमेट सेल्स है, या फिर हम छोड़ो उसकी बात कि मैंने नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ डीएनए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1C, जो C लिखा हुआ था। ये सन 2016 का नेट का क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी तक जो आपने पढ़ा प्रोफेज फर्स्ट और उसी टाइप से प्रोफेज सेकंड के बारे में डिटेल की है, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की पूरी डिटेल की है। जस्ट इसके बाद मैं मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को बहुत डिटेल में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीएमटी में हमेशा उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और शेयर करें, कमेंट करें कि आपका कहाँ डाउट है, आपको क्या कन्फ्यूजन है, आपको कहाँ समझ में नहीं आया, वो आपसे मुझसे डिस्कस करें। क्योंकि हमारा फेसबुक पेज है जे कुमार बायोलॉजी क्लासेस के नाम पे, तो आप वहाँ पे आके आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पे आके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ओके। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि आपका बेस्ट पोर्शन रहा कुछ है या नहीं है, या फिर आपका जो डाउटफुल पोर्शन है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, वो आप डाउट
अपना कमेंट में बताएं मुझे, ताकि मैं उसके ऊपर एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।